हेलो व्यूवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में जुडिशियल व्यू तथा राष्ट्रीय आपात की उत्पत्ति व भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में दिए गए संवैधानिक प्रावधान व विश्व के अन्य देशों के संविधानों में इस संबंध में दिए गए संवैधानिक प्रावधानों के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। राष्ट्रीय आपात के संबंध में हमने अपने पहले के वीडियो लेक्चर्स में बहुत क्लियरली इस बात को सामने रखा हुआ था कि किस प्रकार से आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति के द्वारा किन परिस्थितियों में की जा सकती है और उसको किस तरीके से फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस जब वह 1 मंथ के लिए विदाउट अप्रूवल फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट यह कंटिन्यू रहता है, तो फिर किस स्थिति में इसे 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं, जबकि दोनों हाउसेस के द्वारा उसको हाउसेस के द्वारा सेपरेटली अपने कुल सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकाल की उद्घोषणा को, तो 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये सब कंडीशंस हमने पहले डिस्कस कर रखा आप लोगों के साथ। फिर इसका इम्पैक्ट क्या है इसके बारे में जो आर्टिकल 353, 354, 358, 359, आर्टिकल 83 क्लॉज 2 का प्रोवाइज़ो, देयर आफ्टर आर्टिकल 250, 251, वहाँ पर क्या ये फेडरल स्ट्रक्चर पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ता है, मीन्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द सेंटर दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सेंटर इज़ गेटिंग मोर पावर एंड नाउ इट इज़ बिकमिंग कैपेबल टू मेक लॉज ऑन द स्टेट इशूज़ टू। तो ये चीज़ें हमने वहाँ डिस्कस कर रखा था। साथ ही साथ जो फेडरल स्ट्रक्चर के अलावा लोगों के ऊपर उनके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये भी हमने वहाँ डिस्कस कर रखा था। आज हम यहाँ पर लेके चलेंगे जुडिशियल व्यूज़, जिसमें कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि क्या जो आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन है जिसके आधार पर वो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, तो वो सेटिस्फैक्शन क्या जुडिशियली रिव्यूड है या नहीं है, किन कंडीशंस में उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, इसके इम्पैक्ट जो पड़ते हैं उनका किस प्रकार से हम जुडिशरी ने प्रोटेक्शन करना शुरू किया हुआ है कि किस एक्सटेंट तक सस्पेंशन किया जा सकता है। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे जेनेसिस और उसका कंपैरिजन करेंगे अदर कंट्रीज़ के साथ में। सो डियर फ्रेंड्स, मेरे विचार से सबसे पहले आप लोगों को ये बताना आवश्यक है कि आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अब तक कुल कितनी बार करी गई है। तो यह अब तक कुल 3 बार की गई है। सबसे पहले आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 26 अक्टूबर 1962 को एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर, जो कि चाइनीज़ अग्रेशन हुआ था, इंडो चाइना वॉर भी जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था 1962 में, उसके कारण राष्ट्रपति के द्वारा एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर 26 अक्टूबर 1962 को फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी, जो कि कंटिन्यूएशन में रहा। जब इंडो पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ 1965 में, तब तक ये रहा और 10 जनवरी 1968 को इसे वापस लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा दूसरी उद्घोषणा जारी करके। और जब यह राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में था, उस दौरान नागरिकों के अधिकारों के प्रवर्तन को न्यायपालिका के द्वारा प्रवर्तन करने के जो प्रावधान दिए गए संविधान में, उसको सस्पेंड करने के लिए तथा नागरिकों के अन्य राइट्स का इन्फोर्समेंट थ्रू द कोर्ट्स को सस्पेंड करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 बनाया गया, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के तहत प्रोमलगेट किया हुआ था, उद्घोषित किया हुआ था और इसी के तहत फिर यहाँ पूरे काम करे गए थे।
अब इसका क्या था कि जो इम्पैक्ट था इस डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 का, उसके तहत राष्ट्रपति को पावर अनदर पावर मिल गया था कि रिसाइट करते हुए वे फर्दर ऑर्डर्स जारी कर सकते थे। रिसाइटल किस चीज़ का कि इस समय जो ये आदेश पारित किया जा रहा है नागरिकों के अधिकारों के प्रवर्तन को सस्पेंड करने का, वह है इस नेशनल इमरजेंसी के ऑपरेशन पीरियड के दौरान ही केवल सस्पेंड रहेगा, उसके बाद इसका प्रभाव नहीं रहेगा। बिकॉज इट इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 359 that unless there is a recital that the laws which are intending to suspend the fundamental rights of the people does not contain a recital about the proclamation of emergency, those orders or laws shall not be effectuated and can be questioned in the court of law on the ground that they are infringing the fundamental rights of the people. So यहाँ पर जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1962 it was for the first time, in the beginning it was ordinance, later on it was replaced by act, and under this act on 11th November 1962 the President of India has in fact declared सम फर्दर ऑर्डर्स, जिसमें कि सबसे पहले उन्होंने किसी भी पर्सन को आर्टिकल 14, 21 एंड 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इन आर्टिकल्स के तहत गारंटी किए गए फंडामेंटल राइट्स हैं उसके इन्फोर्समेंट का सस्पेंशन कर दिया। लेटर्स को एक्सटेंड किया हुआ था फॉरेनर्स को भी ले करके, हालांकि बाद में देखा जाए तो इसे प्रोक्लेम किया गया अल्टीमेटली 10 जनवरी 1968 को यह एक्ट ही समाप्त हो जाता है। तो ये तो अपना रहा पहला वाला हमारा। अब इसमें हमारा जो केस निकल गया था सबसे पहले, श्री मोहन चौधरी वर्सेस द चीफ कमिश्नर यूनियन टेरिटरी ऑफ त्रिपुरा, साइटेशन इज़ 1964 वॉल्यूम 3 SCR पेज नंबर 442-451। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एक अपॉर्चुनिटी थी यह डिस्क्राइब करने का कि जो इम्पैक्ट है आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का, जिसके तहत किसी भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया था कि उसके इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग सिटीजन कोर्ट के सामने नहीं जा सकता है। तो उसको जब कोर्ट को अपॉर्चुनिटी मिली इंटरप्रेट करने का, तो कोर्ट ने बहुत ही सुंदरता के साथ दिया हुआ था कि जो ऑपरेशन है इम्पैक्ट है आर्टिकल 359 क्लॉज 1 का, मीन्स अंडर दिस आर्टिकल इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ पासिंग एनी ऑर्डर फॉर द पर्पज टू सस्पेंड the enforcement of fundamental rights of the persons who are within Indian territory, or to suspend any judicial proceedings which are already going on regarding the enforcement of fundamental rights of the persons, then the effect of such order shall be only upon the persons, not upon the court. That is why the Supreme Court has categorically observed here that the drive of Article 359 Clause 1 is against the people, not against the courts, to issue writ of habeas corpus under Article 32 or Article 226. It is very clear. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोग नहीं जा सकते अपने इन्फोर्समेंट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए, बट इफ़ द कोर्ट इज़ विलिंग टू प्रोटेक्ट द पर्सन्स अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स, देन there would be no adverse impact of the orders issued by the President of India under Article 359 Clause 1. Another thing is Supreme Court had another opportunity to express its views upon Article 358 and 359 Clause 1. Here the Supreme Court opined that the ambit of Article 359 is far more wider than the ambit of Article 358, because the fundamental rights which are about to be suspended under Article 358 are only those which are guaranteed under Article 19 of the Indian Constitution, and only in a case where there is proclamation of emergency on the ground of the war or external aggression. If the proclamation of emergency was on the ground of the internal disturbance, as it was then,
though it has been replaced by armed rebellion in 1978 by the 44th Constitutional Amendment Act. This other matter we will discuss later on. But at the time when the case was shooted in the court, then the grounds were not available like armed rebellion for the president, but it was the internal disturbance. So let us back to our discussion that if the president had issued the proclamation of the emergency, national emergency on the ground of the war or external aggression, that on these grounds the security of India or its part is threatened, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दी फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 वुड नॉट हैव एनी नेगेटिव इम्प्रेशन और इम्पैक्ट अपॉन दी would not operate against the state to make any laws which the state would not have been otherwise to make it if the national emergency was not in proclamation. तो इसे सीधे शब्दों में यदि यह सर आपातकाल नहीं हो रहा होता तो सामान्य स्थिति में राज्य के द्वारा कानून न बनाए जा सकते ऐसे जिनसे कि आर्टिकल 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो. ओके, तो ये चीज़ था. तो यहाँ पर लेकिन दूसरी तरफ आर्टिकल 359 क्लॉज 1 में जो दिया गया प्रावधान है, पावर है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज सेइंग दैट इफ द प्रेसिडेंट इज गोइंग टू सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स guaranteed under this part 3 of this constitution are going to suspend the proceedings which are already proceedings of the court regarding the enforcement of the fundamental rights which are already pending before the courts. तो इन conditions में those fundamental rights, enforcement of those fundamental rights would be stopped, would be kept suspended till the operation of the this national प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियरली बोला, ऐसा विजिबल है कि a particular fundamental right which could not have been suspended under article 358 could be suspended under article 359. One thing. Second thing is this: the drive of article 358 is only against the fundamental rights at only upon the enforcement of the fundamental rights at present, but not upon the fundamental rights which were already violated or infringed and for whom a particular suit or petition was already pending, a proceeding was pending in the court of law. So basic difference what the Supreme Court has noted here, I have already pointed in point number 2 of this slide. Another case very interesting which is to be discussed with you is Ghulam Sarwar versus Union of India and others, AIR 1967, Supreme Court 1335. Another citation is 1967 clause 2 SCR 271. The bench was headed by Chief Justice, the then Chief Justice K. Subba Rao, and the judges were M. Hidayatullah, H. M. Sikri, R. S. Bachawat and J. M. Salat judges. Okay friends, so before we discuss the observation of the judiciary in this case, it is very important to discuss with you little bit about the facts of the case. On 26 October 1962, national emergency was proclaimed. As earlier we have already seen that it was the first national emergency which was proclaimed in the wake of the Indo-China conflict in 1962. Chinese were actually infiltrating into Indian territory and they were about to capture, and they have already captured. Right now it is under dispute, so better is not to speak upon that issue more. So यहाँ पर तो राष्ट्रपति ने सबसे पहले अपना 2 ऑर्डर इशू किया, 2 ऑर्डर कॉन्सिक्यूटिवली जारी किया हुआ था. पहले में क्या किया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया फॉरेनर्स के राइट्स का कि वे इंडियन कोर्ट्स में अपने किसी भी राइट्स का इन्फोर्समेंट नहीं करवा सकते हैं. दूसरा यहाँ पर सब्सिक्वेंटली आया हुआ था कि अंडर आर्टिकल 14, 21 एंड 22 जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो
उनका इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, और या फिर किसी के अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन डिफेंस ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस लेटर ऑन इट वाज रिप्लेस बाय द एक्ट 1962, और या उसके अंदर बनाए गए किसी कानून के तहत किसी की भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या किन्हीं अन्य अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसका प्रवर्तन करवाने के लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जो ये पिटिशनर था इसमें एक पाकिस्तानी नागरिक था, ये भारत में बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के प्रवेश कर गया था। इसे न्यू दिल्ली में कस्टम अथॉरिटीज़ ने इंडियन कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 135 के तहत अरेस्ट कर लिया, और इसका केस चला कस्टम ऑफिसर्स के सामने, और ही वॉज अबाउट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन 18 मई 1965, क्योंकि जो केस इसके खिलाफ पाया गया था वो अभी पेंडिंग चल ही रहा था। केस वॉज गोइंग ऑन, द ट्रायल वॉज अंडर प्रोसेस। इन द मीन टाइम एनी हाउ ही कुड मैनेज टू गेट बेल फ्रॉम द कोर्ट, और जब उसका रिलीज़ होने वाला था 18 मई को, उसके पहले ही उसे डिटेंशन ऑर्डर सर्व कर दिया गया, डिटेन कर लिया गया फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज जी के तहत, और इसे फिर डिटेन कर दिया गया। लेटर ऑन इसका जो कन्विक्स प्रोसीडिंग था, ट्रायल था, दैट वाज एनी हाउ केम टू द कंक्लूजन, एंड उसको कॉन्स्पिरेसी टू स्मगल गोल्ड के आधार पर के ऑफेंस जब उसका अगेंस्ट प्रूव हो गया तो इसको फिर कन्विक्शन मिला हुआ था दिल्ली के फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसमें कि 9 मंथ का इम्प्रिजनमेंट और 2000 रुपीज़ का फाइन लगा हुआ था। जब ये अपना सर्व कर रहा था, ही वॉज बिहाइंड द बार्स, मीन्स ही वॉज सर्विंग हिज सेंटेंस बिहाइंड द बार्स। तो उसी बीच इसने सर्किट बेंच ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो उस समय दिल्ली में थी उसके समक्ष अपना डिटेंशन को चैलेंज किया। ग्राउंड ये लिया कि जब इसका चल रहा था फॉरेनर्स राइट्स अथॉरिटीज़ के समक्ष, तो इनको जो फर्दर डिटेंशन किया गया था, फर्स्ट ही वॉज अबाउट टू बी रिलीज्ड, लेटर ऑन ही वॉज डिटेन्ड, और जो डिटेंशन ऑर्डर था दैट वॉज नॉट प्रॉपरली इन्फॉर्म्ड टू द this petitioner, and he said that I don't understand that if I don't have information that on what grounds I have been detained, then how could I proceed before the courts for my defense. Anyhow, Justice H.R. Khanna, who was heading that court at the time, he said that it is not necessary. He dismissed actually the petition and hold that section 3 clause 2 subclause Z of the Foreigners Act authorizes the government to make the said order of detention on its subjective satisfaction. It is not necessary that there should be some objectivity, means the detaining authority has to produce some reasons or produce some objective test which is to be satisfied by the prudent persons. तो यहाँ पर कहा and the court could not question the validity in absence of any malafide. अगर जानबूझ करके गलती से भी उसको या किसी मैलाफाइड विम्स के आधार पर भी उसको डिटेन किया गया तो भी कोर्ट कैन डू नथिंग इन दिस केस। तो बाद में जो है वो जब डिसमिस हो गया उसका रेड पिटिशन, देन ही अप्रोच बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसके रेड पिटिशन को डिसमिस कर दिया अगेन। और ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आता है, यहाँ पर सुब्बा राव, चीफ जस्टिस सुब्बा राव, हिदायतुल्लाह सीकरी एंड साइलेंट 4 जजेस ने अपना ओपिनियन दिया। हालांकि इसमें अभी एक जज का आपको हम दिखाएंगे कि ही वॉज लिटिल बिट डिफर्ड। तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना रूलिंग इसमें दिया कि द क्वेश्चन वेदर दिस कोर्ट कैन असर्टेन वेदर द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इन डिक्लेयरिंग द इमरजेंसी और कंटिन्यूइंग इट इज एक्चुएटेड बाय मैलाफाइड्स एंड इज एन अब्यूज ऑफ इट्स पावर। We cannot speak this upon this fact. The court was very much clear that right now we don't have any authority to speak upon the subjective satisfaction of the President of India. He was motivated by some extraneous forces or there was some malafidness which has already forced to the central executive to proclaim this national emergency. We are sorry, we can't speak upon
this fact, but the Supreme Court was very much convinced that once the writ petition about the issuance of writ of habeas corpus has been dismissed by High Court, cannot operate as res judicata upon the Supreme Court if another fresh writ petition has been filed for the issuance of the writ of habeas corpus. तो यहाँ पर एक चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है, एक रूलिंग इस्टेब्लिश हो जाती है कि द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा डज नॉट ऑपरेट ऑन द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। और अगेन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडिटी को लिया हुआ था कि एक चीज़ यहाँ पर बोला जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कि इफ़ द प्रोक्लेमेशन which was further supplemented by the orders of the President under Article 359 Clause 1 was anyhow about to infringe or violate the rule of law which have been coined under Article 14 of Indian Constitution, then we could have some rationale to intervene upon that. तब वहाँ पर जा कर के हम कुछ डिस्कस कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो फॉरेनर्स एक्ट को देखा कि देयर वाज इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, जो हमारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था, दैट हैज़ अथोराइज्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द फर्स्ट ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द फॉरेनर्स टू not allow them to approach the courts for enforcement of their fundamental rights, was also very genuine, because at that time India was facing filtration and aggression of the foreigners, and it was a situation of war, and the security of India was quite threatened due to presence of the foreign nationals due to external aggression. So if the president has ordered particularly for non-enforcement of the fundamental rights of the foreigners, then there was intelligible differentia, making a differentiation between foreigners and the Indian nationals, and as well as the bifurcation which was made by under this order was again having rational nexus with the objectives to be achieved by this act. The objective was, what was the objective? Objective was to protect India against the external aggression. Well friends, Mr. Justice Bachawat has some more observation, separate observation in fact he had. He said that he concurred actually with the majority, said that there is no operation of res judicata in case of the writ of habeas corpus. It is a fundamental right of the persons to move before the courts for the protection of their corpus through the writ of habeas corpus is one thing. Second thing, very important and prudently what Justice Bachawat has observed here was that if Article 359 Clause 1 is being exercised by the President of India and orders came out of that exercise is law within the meaning of Article 13 Clause 2, and if it is about to infringe the rights of the persons conferred under Article 14, then only the order so issued could be considered as discriminatory, not otherwise. So it was the case which I have already discussed with you, the Ghulam Sarwar's case. Here there were 5 judges, almost there was concurring judgment, but Justice Bachawat has some separate opinion. Thereafter, dear friends, another emergency was proclaimed for the second time in India on 3rd December 1971 in connection with the external aggression, because at the time there was a movement in East Pakistan for liberation from the
वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं और पाकिस्तान कहते हैं। बांग्लादेश उस समय आपका पूर्वी पाकिस्तान था और आज का पाकिस्तान उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान था। 1972 में अलग हो गया। भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल था। एवरीबॉडी नोज दिस फैक्ट, सो नीड नॉट टू गो इनटू मोर डिटेल। सो हियर जब 1971 को 3 दिसंबर को ये जो है एक्सटर्नल अग्रेशन स्टार्ट हो गया, तो उसी समय उस पहले हो चुका था, तो 3 दिसंबर 1971 को फॉर द फर्स्ट टाइम ये इशू किया गया on the ground of the external aggression. Not it was the second time actually, but in the wake of the Indo-Pak conflict, it was used for the first time. और जब ये प्रोक्लेमेशन ऑपरेशन में था, उसी बीच 25 जून 1975 को एक फ्रेश एमरजेंसी को प्रोक्लेम कर दिया गया और दोनों एमरजेंसीज एग्जिस्टेंस में रहीं अनटिल दे वर रिवोक्ड ऑन इन मार्च 1977। और इसी बीच आप देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे मीसा बोलते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसके तहत निकले बहुत सारे, और आर्टिकल 59 के तहत बनाया गया कानून रहा। और इसमें आप पाएंगे कि किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्लाइड में लिखी हुई हैं, यू कैन रीड इट, इट्स नॉट it is just for your reading material I am presenting, otherwise it is not necessary to speak all these things, I have to note it down for your personal record. I am telling to you those things. So again the case came before the court, and the Supreme Court got the opportunity to test the satisfaction of the president. It could be judicially reviewed or not. So here in Bhutnath Mete versus State of West Bengal, AR 1974, Supreme Court 806, and the citation is 1974, Volume 3, Supreme Court Reporter 315. पिटिशनर को डिटेन किया गया था अंडर सेक्शन 3 ऑफ द मीसा 1971, और आधार क्या लगाया गया था कि उसने लूटपाट किया हुआ था, और जो वीट एंड टी ये एरियाज़ थे वहाँ पर लूटपाट किया हुआ था, इसी आधार पर उसको वहाँ पर डिटेन किया गया था। ही कॉन्टेस्टेड इन फैक्ट हिज डिटेंशन, और बोलता है कि कोई रियल इमरजेंसी नहीं है इस समय जब ये लगाया गया है, क्योंकि जिस आधार पर लगाया गया था 1971 में एक्सटर्नल अग्रेशन के आधार पर, that there was a conflict between India and Pakistan. Now that conflict has ended with separation of Bangladesh from the Pakistan. Now that situation is not in existence right now. The current proclamation of emergency is in the wake of the ground of the emergency has been lost. So emergency automatically lapses. Unnecessary prolonging the emergency is misuse of the presidential power under Article 352 Clause 1. In fact, it was said there, though later on in 1975 again the president has proclaimed emergency as another matter. In 1974 it was actually said by the Bhutnath Mete in his writ petition, and he said that Misa under which he have been detained is actually violating his fundamental right under Article 22 Clause 5, wherein he was supposed to be served informations as well as to be brought before the advisory board to review his detention. Otherwise he was entitled to be released after 3 months period. So his detention was actually irrelevant, uncommunicated charges have been influenced by the authorities. So the detention order was vitiated in totality. V.R. Krishna Iyer, Justice V.R. Krishna Iyer said here that as far as the constitutionality of the constitutionality of the or the legality or any other kind of discussion about the powers of the president is concerned under Article 352 Clause 1, it is in fact pure academic matter, and the real platform is the academia, the advocates, the jurists
before whom it could be discussed. The court is not right place to bring all these matters and have academic discussion upon these issues. ओके इतना कहने के बाद बोलते हैं जस्टिस बी आर कृष्ण अय्यर कि जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत की गई है, यह एक पैरा पॉलिटिकल सेक्टर का मैटर है, यह जुडिशल कंट्रोल के बाहर का मैटर है और इसके बारे में अपील जो किया जाना चाहिए या अप्रोच जो किया जाना चाहिए वो जनता के बीच किया जाना चाहिए। जनता ही इसके लिए जवाब देगी कि वह सही था या गलत था। कोर्ट इज़ नॉट राइट फोरम टू अपील अगेंस्ट द exercise of powers by the executive under Article 352 clause 1 in fact। तो यहाँ पर ये बोले यहाँ कि अब आप वहाँ पर जाओ जहाँ तक इनका मेलाफाइडनेस का है कि क्या उसको जो है मेलाफाइडली किया गया था डिटेंशन। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इट इज़ नॉट करेक्ट टू से दैट द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन वॉज बैड बिकॉज द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वॉज फेल्ड। It is well settled that even unsuccessful judicial trial or proceedings would not operate as a bar to a detention order or render it malified। तो clear matter था कि once your detention your trial has come into your acquittal, in spite of that you cannot claim that you are immune from detention। You could be detained, the president has power here। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहीं, तो ज़्यादा डिस्कशन इसमें करना नहीं ठीक है। आपका कृष्णा अय्यर साहब का जजमेंट था, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था कि अपील वहाँ करिए आप, दिस इज सब्जेक्टिव मैटर इनफैक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरा केस आता है आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला एंड अदर्स 1976 वॉल्यूम 2 सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 521। केस पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोग जेल में बंद हुए थे जब आपका थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगाया गया था ऑन द ग्राउंड ऑफ द इंटरनल डिस्टर्बेंस इन 1975। तो वहाँ पर 26 नवंबर 1974 को प्रेसिडेंट ने अपना एक प्रोक्लेमेशन दिया हुआ था कि यहाँ पर सस्पेंड किया था राइट्स पर्सन्स के कोर्ट में जाने के संबंध में। आर्टिकल 14, 21, 24 के डिफरेंट क्लॉजेस के तहत जो लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स उनका इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते। मीसा के तहत भी आप कहीं कोर्ट में नहीं जा सकते। 25 जून को जो 1975 को अनदर प्रोक्लेमेशन किया गया था, उसमें इमरजेंसी को और बढ़ा दिया गया। फर्दर ऑर्डर दिए गए कि बिना प्रीवियस ऑर्डर को वायलेट किए हुए या उसे एनी हाउ कम किए हुए जो अभी ऑर्डर निकल रहा है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंडेड रहेगा, ये यहाँ पर लागू हो रहेगा। तो गवर्नमेंट ने जो है जब यहाँ पर केस लगा, लोग लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट की तरफ से मीन्स रेस्पॉन्ड जो यहाँ पर पिटिशनर थे, चूँकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर कुछ फेवर में दे दिया था, सम हाई कोर्ट्स हैड ऑलरेडी फेवर्ड टू द पिटिशनर्स, तो उससे एग्रीड होकर के सुप्रीम कोर्ट में आती है गवर्नमेंट और बोलती है कि सबसे पहली बात तो ये मेंटेनेबल नहीं है, जो रेट पिटिशन लाया गया है पिटिशनर्स के द्वारा मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो इनका रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की यहाँ डिमांड कर रहे हैं ये उसका मतलब ये है कि इनको फिज़िकली फ्री कर दिया जाए, जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आने वाला मैटर हो जाता है। और आर्टिकल 21 का इन्फोर्समेंट यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, जो 27 जून 1975 का यहाँ पर ऑर्डर दिया हुआ था। तो जो प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था इनका, जो मैंने बताया अभी आपको, कुछ हाई कोर्ट से इसको रिजेक्ट कर दिया हुआ था और बोला हुआ था कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि इनको चेक कर सकें और जो डेटेन्यूज़ हैं अपने डिटेंशन को अल्ट्रा वायर्स के आधार पर चैलेंज कर सकते हैं यदि से प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा नहीं पारित किया गया है या एक्सट्रोनियस ग्राउंड्स पर पारित किया गया है या मेलाफाइड्स इसमें मेलाफाइडनेस है, तो या जो अथॉरिटी डिटेंशन वाली अथॉरिटी है उसने अपना प्रॉपर माइंड नहीं किया है या इम्प्रॉपरली मोटिवेटेड था। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर
चैलेंज कर सकता है यहाँ पर डेटेनी, जैसे कि निरुद्ध रखा गया है, डिटेंशन में रखा गया है। इससे एग्रीड होकर के सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर जो जजेस थे जो है मेजॉरिटी AN रे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, MS बेग, YV चंद्रचूड़, जस्टिस PN भागवती, इन लोगों ने अपना ओपिनियन दिया। और जस्टिस HR खन्ना भी थे इसमें, जिनका भी आपको अगले स्लाइड में दिखाएंगे हम, जिससे अगले स्लाइड में दिखाएंगे हम कि जस्टिस HR खन्ना ने अपना यहाँ पर थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट ओपिनियन दिया हुआ था। मेजॉरिटी का जो ओपिनियन था कि आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के तहत किसी भी आदमी के पास, किसी पर्सन के पास यह लोकस स्टैंडाई नहीं रह जाता कि वह कोर्ट के समक्ष अपना हेबियस कॉर्पस एक्सेट्रा का रेट प्रोड्यूस कर सके। जो सोल रिपोजिटरी ऑफ राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध जीवन का और स्वतंत्रता का, व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में जो एकमात्र प्रावधान है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में दिया गया था। और यदि आर्टिकल 21 का ही इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर दिया गया है, देन यू डोंट हैव लोकस टू स्टैंड बिफोर द कोर्ट। जस्टिस बेग का यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है विच आई थिंक दैट एवरी पर्सन शुड नो, सभी को जानना चाहिए यहाँ पर, कि बोलते हैं कि आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशू करी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इट इज़ हिज पर्सनल सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन, यह उनका व्यक्तिगत समाधान है। और इसको जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आधार पर कोर्ट में रिव्यू नहीं किया जा सकता है। लाइकवाइज जो सेटिस्फैक्शन डिटेनिंग अथॉरिटी का है वह उनका सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन है और इसे किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। जस्टिस HR खन्ना के यहाँ डिसेंटिंग ओपिनियन था। उनका कहना था कि आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए 26 नवंबर 1949 के बाद से प्राप्त होता है। इसके पहले भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में इंडिया में जब हम ब्रिटिशर्स से गवर्न होते थे उस समय भी, और उनके पहले भी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में लोगों के पास राइट्स थे। सो देयरफॉर टू से दैट आर्टिकल 21 इज द सोल रिपोजिटरी ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पर्सन इज नॉट करेक्ट। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज also available in different form, different institutes. Apart from the constitution, it is also available in different institutes too. और किसी के यदि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हुआ है तो यदि उसको रोक दिया जाता है आर्टिकल 21 के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड करके, तो वह अपने स्टैट्यूटरी राइट के तहत जाकर के उसका इन्फोर्समेंट करवा सकता है। बोलते हैं कि आर्टिकल 359 क्लॉज 1 के तहत जो इन्फोर्समेंट को सस्पेंड, जिस चीज़ के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जाता है वह होती है फंडामेंटल राइट्स, और किसी स्टैट्यूटरी राइट्स का इन्फोर्समेंट इससे नहीं हो जाता। इसमें देखेंगे आप आर्टिकल 372 का भी इन्होंने जिक्र किया हुआ था, किस प्रकार से प्री एग्जिस्टिंग लॉज आज भी इंडिया में प्रिवेल करती हैं, तो वहाँ आपका ये भी है। और यहाँ पर देते हैं जस्टिस खन्ना कि आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास पावर है। इन्होंने बोला कि यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई रीज़न नहीं है कि हम इसको एक्सेप्ट ना करें कि हाई कोर्ट कैन नॉट टेक नोट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एक्शन टू डिटेन द पर्सन्स विदाउट हियरिंग देम, विदाउट गिविंग देम अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस देयर केसेस। तो ये चीज़ें यहाँ पर देते हैं कि जो अदर हाई कोर्ट्स ने यहाँ पर अपना ओपिनियन दिया हुआ था कि हमारे पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं कि उसमें हम इंटरवीन कर सकें, और रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा रुक जाओ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन जस्टिस HR खन्ना का जो ऑब्जर्वेशन था बहुत ही आई ओपनिंग था कि जब किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स रिलेटिंग टू हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का केस आ जाता है तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस उस विषय जारी करने प्राप्त करने का अधिकार होता है। यहाँ पर वो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का जो
बैगियो सेमिनार था, उसमें रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस को कभी भी सस्पेंड न किया जाए, इस बारे में जो एक इंटरनेशनल कॉन्सेंसस हुआ है, इमरजेंसी पावर्स के दौरान भी न सस्पेंड किया जाए, उसको भी यहाँ उन्होंने कोट करते हुए दिया और बोला कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस शुड ऑलवेज बी मेंटेनेबल इन एवरी केस विदाउट एनी। ओके, तो यहाँ पर था। तो शिवाकांत शुक्ला केस वास्तव में देखा जाए तो एक ब्लॉट था इंडियन जुडिशरी के द्वारा दिए जा रहे डिसीजंस के संदर्भ में। वहाँ पर इट वाज अ केस ऑफ टोटल सरेंडर, इन फैक्ट टोटल सरेंडर ऑफ द जुडिशरी बिफोर द एग्जीक्यूटिव, व्हेन द जुडिशरी had great opportunity to discuss upon the very vibrant issues, and the judiciary had great opportunity as well to mold the Indian constitution and give a good direction to the Indian executive, but the judiciary totally failed to preserve. Later on we see that Shivakant Shukla was overruled because the fundamental rights which were all fundamental rights were about to be suspendable before 1978, but after 44th Constitutional Amendment Act 1972, two riders have been put upon the President of India that are the fundamental rights guaranteed under Article 20 and 21. It says under Article 359 clause 1 that the president, I am telling you in my own words, that if president may suspend any fundamental rights guaranteed under article under part 3 of Indian Constitution except the fundamental rights guaranteed under Article 20 and 21. So it is protected right now. What was expected from the judiciary in Shivakant Shukla, which could not be actually supplied from the judiciary, was itself given by the executive. Wow, what a great opportunity was there, and what had been missed by the judiciary actually. Thereon you may see that judiciary remanded actually it's a missed opportunity, and judiciary has started repairing the same. In case of Minerva Mills, Baman Rao, R. Rajgopal versus state of Tamil Nadu, known as the Adosankar case. चलिए यहाँ पर मिनरवा मिल्स केस को हम देख लेते हैं। मिनरवा मिल्स लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स AIR 1980, सुप्रीम कोर्ट 1789. The bench was comprising of Y.V. Chandrachud, Chief Justice, P.N. Bhagwati, A.C. Gupta, N.L. Untavalia, P.S. Kailasan. The majority का जिसमें ओपिनियन था, that was delivered by Chief Justice Y.V. Chandrachud, A.C. Gupta, N.L. Untavalia, P.S. Kailasan. They held that the newly introduced article clauses under clauses 4 and 5 under Article 368, वहाँ क्या दिया हुआ था? वहाँ पर था कि जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कर दिया गया है उसे किसी भी दशा में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, और पार्लियामेंट के पास फुल मेजॉरिटी होगी, फुल कैपेसिटी होगी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, and there would not have any kind of restriction upon the Indian Parliament to amend the Indian Constitution. But that was actually an attempt of the legislature to nullify the judgment delivered by the Supreme Court in केशवानंद भारती केस in 1973. उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देता है मेजॉरिटी यहाँ पर. जस्टिस P.N. Bhagwati had actually explored opportunity to express his views upon the national emergency actually because at that time there was no national emergency was in operation. तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 352 क्लॉज 1, उस पर जुडिशियल रिव्यू करने का कोई प्रतिबंध नहीं है यदि राष्ट्रपति की संतुष्टि आर्टिकल 352 क्लॉज 1 के तहत मेलिफाइड है बेस्ड अपॉन सम एक्सट्रानियस फैक्ट्स
are activated by some maleficeness, or the mind had not been applied by the president, then the satisfaction cannot be said as the subjective but is the objective, and it can be questioned in the court, as well as the court has opportunity, has power to judicial review its correctness. तो यहाँ पर ये चीज़ें थी कि उन्होंने कहा कि हर कंडीशन में यह पॉसिबल नहीं है कि कोर्ट इस फैक्ट को असर्टेन कर ले कि हाँ यहाँ पर रियल एमरजेंसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जिन केसेस में यह हो सकता है देखे जा सकते हैं कि क्या वास्तव में ये चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं। जैसा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला केस था, जहाँ तक एक्सटर्नल एग्रेशन और वार का केस है, इट इज़ ओके, द एग्जीक्यूटिव विल लुक अपॉन इट, आर्म्ड रेबेलियन ओके, बट हियर there should be some sense the situations could be sensed by the people